छत्तीसगढ़ में करेले की खेती पर सबसे उपयुक्त है। उष्णकटिबंधीय एरिया हमारे छत्तीसगढ़ हरे एकर करेला के कम से कम जर्मिनेशन बर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और जर्मिनेशन हाँ सेट है बर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और फ्लावरिंग सेट है बर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस थे, जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे उपयुक्त है। करेला की खेती है हम हाँ अब पारंपरिक तरीका से ना खेती करके हम कमर्शियल तरीका से खेती करथन। अब खेती हम हाँ पहले तो ये रहा है कि हम 2 टन 3 टन उत्पादन लेते हैं, पर अब कैसा है हम 1 एकड़ से कम 10 से 12 टन उत्पादन हम लेते हैं। 10 से 12 टन उत्पादन कम से कम हम 20 से 25 रुपये, अभी के मार्केट में 30 रुपये किलो 35 रुपये किलो करेला जावत है। एकड़ हिसाब से देखा था तो हमारे उत्पादन से कम एकड़ हम 3 से 3.5 लाख रुपए हम 120 दिन 150 दिन में हम ले सकत हन। अभी के समय में हम देखा था एकर तो औषधि गुण तो हावे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे शुगर के पेशेंट मन हैं, एकर हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा मात्रा में हम अभी सप्लाई हुआ थे। करेला के फसल हो गए, टमाटर के फसल हो गए, तो हमारे आसपास के हमारे और राज्य है, आंध्रा हो गए, तो उड़ीसा हो गए, महाराष्ट्र हो गए, सब जगह में हमारे किसान मन अभी के छत्तीसगढ़ में हमारे तीसरा पोजीशन में हम करेला के उत्पादन में, सब्जी के उत्पादन में हम तीसरा पोजीशन पर हैं। तो ये सब ला देखा तो हम पर एकड़ उत्पादन से ज़्यादा वैल्यूएशन है, एकर प्रॉफिटेबल ज़्यादा है, ये सब ला देख कर हम अभी करेला की हम तैयारी करत हन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, मुर्गी पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, लेकिन कभी कभी बीमारी की वजह से मुर्गियों की मौत एक साथ हो जाती है। बहुत सारी मुर्गियों का नुकसान होता है और हमारे मुर्गी पालकों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि मुर्गियों में प्रमुख रूप से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनका उपचार किस तरह से किया जाए और साथ ही साथ मुर्गियों का प्रबंधन किस तरह से करें ताकि मुर्गियों में बीमारियाँ ना होने पाए। इस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पशु चिकित्सालय करही बदर, जिला बलौद से डॉक्टर अभिषेक मिश्र। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप इस विषय के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800 233
9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि मुर्गियों में जब बीमारी आती है तो ज़्यादातर सामूहिक रूप से बीमारी आती है और बहुत सारी मुर्गियां एक साथ मर जाती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां हैं जो मुर्गियों को हो सकती हैं? 4 या 5 बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र में प्रमुख रूप से किसानों को नुकसान कर जाती हैं। जी जी। जिसमें रानीखेत डिसीज प्रमुख है जी, IBD या जिसे हम गंबोरों के नाम से जानते हैं जी, ई कोलाई एक बीमारी है जी, जो बहुतायत में पाई जाती है। जी, जी, इसके अलावा फाउल पॉक्स एक बीमारी है, अच्छा, जिससे इनको नुकसान होता है। जी जी जी, उचित प्रबंधन से इसको रोका जा सकता है होने से पहले ही। जी जी। जैसा सर आपने बताया प्रबंधन से, तो किस तरह से रख रखाव करें, कैसा प्रबंधन करें हमारे मुर्गी पालक कि जिससे उनको कम से कम बीमारियां हो और कम से कम नुकसान हो? जो देसी मुर्गियां हमारे किसान भाई पालते हैं जी, वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। जी जी। लेकिन जो कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं, ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं या लेयर फार्म कर रहे हैं, जी जी, उनके लिए प्रबंधन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सबसे पहले आधारभूत संरचना का उनको ध्यान रखना होता है जी, कि आपको किस तरह से अपने फार्म का निर्माण करना है। जी जी। तो शुरुआत में ही आपको अगर आपने ध्यान दिया है और अपने फार्म का जो निर्माण आप कर रहे हैं जी, वो उचित गाइडलाइन से करेंगे, जी, तो जी, आपको आगे चल के फार्मिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जब भी आप फार्म बनाते हैं जी, तो उसके दिशा का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पूरब से पश्चिम की दिशा में आपको अपने फार्म का निर्माण करना, उसकी लंबाई पूरब से पश्चिम की दिशा में होगी। जी जी, दूसरा, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 28 फीट से ज़्यादा उसकी चौड़ाई नहीं होनी चाहिए यदि आप बॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं तो। जी जी, लंबाई आप अपनी सुविधा या अपने उपलब्ध ज़मीन के अनुसार रख सकते हैं। जी, इसके अलावा ऊंचाई का ध्यान रखना चाहिए। 9 फीट साइड की ऊंचाई 9 फीट होनी चाहिए, जी, और इसी तरह लगभग 12 से 13 फीट ऊंचाई सेंटर में होनी चाहिए। अच्छा, तो ये फॉर्म का एक आधारभूत संरचना, आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक है। जी जी, और इसके अलावा पानी और हवा की उचित व्यवस्था हो। जी, तो अगर इस तरह से आपका फार्म बना हुआ है तो आपका प्रबंधन आगे चलकर बहुत आसान हो जाता है। जी जी। सर, मुर्गियां स्वस्थ रहें इसके लिए बहुत ज़रूरी है पोषण आहार का प्रबंधन। तो स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से पोषक आहार मुर्गियों को दिए जाने चाहिए? यदि हम बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो हमारे किसान भाई अपने घर में 10, 5, 40, 50 के आसपास जो छोटे यूनिट पालते हैं, जी जी, तो उनको ऐसा विशेष पोषण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो आपके बैकयार्ड में ही दाना चर लेते हैं, जी, घास के बीज खा लेते हैं। अच्छा, आपके घर का जो लेफ्ट ओवर होता है वो खा लेते हैं। जी जी, इवन मुनगे की भाजी, अजोला यदि आपने घर में उत्पादन किया हुआ है, अजोला एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। जी जी, अजोला खाकर अच्छा वजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से उसमें विशेष न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपने बैकयार्ड की मुर्गियों को अभी पर्याप्त टीकाकरण करवाएं जो आवश्यक है, जी जी, ताकि उनको बीमारियां ना हो। इसके अलावा एक रेगुलर अंतराल में जी, आपको डीवर्मिंग करवानी चाहिए। अच्छा, क्योंकि बाहर चरने के कारण उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, और यदि पेट में कीड़े हैं तो जो भी दाना या आपके द्वारा दिया हुआ कनकी है, सोयाबीन है, आप कूट कर दे रहे हैं, मक्का खिला रहे हैं, जी जी जी, उसका वो पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो आपका आर्थिक नुकसान होगा उससे। जी, तो हर 1.5 से 2 महीने के अंतराल में आप डीवर्मिंग कर सकते हैं। जी। सर, आपने टीकाकरण की बात की, तो मुर्गियों में टीकाकरण कब करवाना चाहिए? बॉयलर फार्मिंग का जो शेड्यूल होता है टीकाकरण का, जी, वो रहता है पहले दिन जब आप हैचरी से लेके आते हो। ज़्यादातर हैचरी में मैरेक्स नाम की एक डिसीज़ होती है, अच्छा, जो कि न्यूराइन डिसीज़ होती है। इसमें लंगड़ापन आ जाता है मुर्गियों में। अच्छा, इसका हैचरी से ही आपको वैक्सीन होकर आता है। जी जी, और इसके अलावा पहले दिन में आपको रानीखेत का टीकाकरण करवाना चाहिए, जी जी, जो कि ड्रॉप के द्वारा आँखों में डाला जाता है। इसके बाद 7वें दिन में आपको IBD या जिसे आप गंबोरो डिसीज़ कहते हैं, उसमें आपको ये भी आँखों में डाला जाता है। जी जी, ये 7वें दिन होगा। उसके बाद 14th डे में या 14वें दिन पे जी, आपको दोबारा रानीखेत का बूस्टर डोज करना पड़ेगा। ये आप उसको ड्रिंकिंग वाटर में दे सकते हैं। जी जी, पानी में जब भी आप ये वैक्सीन डालेंगे उसको दिन के समय दीजिए, और साथ में जिस पानी में आप वैक्सीन डाल रहे हैं उसमें बर्फ जरूर डालिए। अच्छा, क्योंकि यदि आपने अपने वैक्सीन का तापमान मेंटेन नहीं रखा है, जी जी, तो जो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए या जो इम्यूनिटी बर्ड्स को डेवलप होनी चाहिए वो नहीं होगी। जी जी। और अंतिम जो बॉयलर के लिए होता है वो फिर से IBD का आप 28 दिन में बूस्टर डोज दे सकते हैं। जी जी। इसके अलावा क्योंकि जो देसी मुर्गियां होती हैं वो लंबे समय तक रखे जाते हैं, तो इसमें फाउल
टाइफाइड का आप वैक्सीन दे सकते हैं। जी जी। और इसके अलावा मैरक्स का भी वैक्सीन आप बाद में बूस्टर दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने मुर्गियों को टीकाकरण करके सुरक्षित रख सकते हैं। जी जी सर, इंजेक्शन की बात निकली तो बहुत सारे मुर्गी पालक जो होते हैं, मुर्गी की साइज़ बहुत जल्दी बढ़ जाए उसके लिए, या मुर्गी ज़्यादा अंडा दे उसके लिए भी इंजेक्शन लगवाते हैं, ये कहाँ तक सुरक्षित है? नहीं नहीं, ये मिसकंसेप्शन है कि इस तरह का कोई भी इंजेक्शन या हार्मोन फिलहाल इस्तेमाल नहीं होता। ज़्यादातर लोग जो बॉयलर फार्म या बॉयलर मुर्गे की बात करते हैं उनको ऐसा लगता है कि बॉयलर मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है और इससे उनका वजन बढ़ रहा है, जब हम उसको खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जी जी। तो आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँ कि आप निश्चिंत रहिए, जिसे भी बॉयलर मुर्गा खाना है निश्चिंत होकर खा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। जी जी। न ही लेयर फॉर्म्स में किसी तरह का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कि अंडे का उत्पादन बढ़ जाए। वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा। और हर दिन मुर्गी एक अंडा देती है। जी जी। और वो प्राकृतिक रूप से देती है। जी जी। तो आप अंडे भी फार्म वाले निश्चिंत रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह का स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं है। जी जी। सर, आपने कुछ घातक बीमारियों की चर्चा की, इसमें से हम एक एक करके अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रानीखेत। ये बीमारी क्या है, इसके क्या लक्षण है, इसको किस तरह से उसका उपचार किया जाए? रानीखेत सबसे पहले इंग्लैंड में मिला था जी। और न्यू कैसल नाम की जगह है, तो इसे न्यू कैसल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। जी जी। भारत में सबसे पहले ये नैनीताल के पास रानीखेत नाम के गांव में मिला था। अच्छा। इसलिए उसका नाम रानीखेत पड़ा। जी जी। और अभी तक ज्ञात बीमारियों में से सबसे घातक और बहुत फ्रिक्वेंटली मिलने वाली बीमारी है, और इसलिए इसका टीकाकरण करवाया जाता है। रानीखेत बीमारी में बहुत 2-3 तरह के फॉर्म आते हैं जी। एक्यूट फॉर्म होता है, पर एक्यूट फॉर्म आता है। जी जी। और जो पर एक्यूट फॉर्म होता है वो ज़्यादा घातक होता है। अच्छा। आपको किसी तरह के सिम्टम, किसी तरह के लक्षण उसमें दिखाई नहीं देंगे, बस आपकी मुर्गियाँ मरती रहेंगी। जी जी जी। फिर जब पशु चिकित्सक जाके उसका पोस्टमार्टम करता है तब उसको मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है कि इसको रानीखेत डिसीज़ है। अच्छा। तो उसका पीएम करते समय प्रोवेंटिकुलस हम जांच करते हैं और उसमें उसका मुख्य लक्षण दिखाई देता है। जी जी। तब हम आपको श्योरिटी से बता सकते हैं कि इसको रानीखेत डिसीज़ ही है। अच्छा। और उसके बाद फिर आगे आपको क्या करना है जी। उसकी जानकारी अपने निकटस्थ जो पशु चिकित्सक है उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हमारे मुर्गी पालक बचाव के रूप में पहले से कोई प्रिकॉशन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने आपको बताया रानीखेत का टीकाकरण आपको पहले दिन जब आप चूजा अपने फार्म पे लाते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो दूसरे दिन भी आप कर सकते हैं। जी। इसके बाद 28वें दिन एक बार आपको और करना पड़ेगा। अच्छा। बूस्टर डोज। जी जी। अगर आपने इतना किया है और अपने फार्म पे आप स्प्रे भी कर सकते हैं, फॉर्मेलिन्स मार्केट में अवेलेबल है, वो नहीं मिल रहा है तो आप घर में जो आप साबुन इस्तेमाल करते हैं जी जी। उसको घोल लीजिए। अच्छा। उसका भी स्प्रे कर लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी सुरक्षा मिलती है। जी जी। अपने फार्म पे किसी को आप अन्यथा प्रवेश करने न दें जब तक बहुत आवश्यक ना हो। जी। इस तरह की व्यवस्था, ये अपने फार्म में आप चूने का छिड़काव करके भी आप इसका बचाव कर सकती हैं। छोटे छोटे कदम यदि आप उठाती हैं जी जी। तो आपको बड़ा बचाव मिलता है। जी जी। सर, आपने एक और बीमारी के बारे में चर्चा किया था, इकोलाई। ये बीमारी क्या है, इसका क्या लक्षण है और हमारे मुर्गी पालक इससे कैसे अपनी मुर्गियों को बचाएं? इकोलाई एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जी। और ये ज़्यादातर देखा गया है जब भूमिगत जल का स्रोत है कम या ज़्यादा होता रहता है, तब ये इस तरह की बीमारी खासकर गर्मियों की शुरुआत में इसको ये देखा गया है जी। और बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब मैंने अपने जितने भी विजिट्स किए हैं, इकोलाई ज़्यादातर फॉर्म में मुझे मिलता ही है। अच्छा। और जब हम मरी हुई जो मुर्गियाँ मिलती हैं हमको फॉर्म पे जी जी जी। हम जब उसका विच्छेदन करते हैं तो उनके लीवर के ऊपर एक झिल्ली जमी हुई दिखाई देती है और ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका एक लेयर जम जाती है। अच्छा। जैसे आप मलाई की लेयर हो वैसे जम जाती है। जी जी। तो जब ये वो लेयर जम जाती है तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा। और इस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जी जी। इससे बचाव के लिए बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जो आप रेगुलर पानी में आप अगर उनको देंगे, जैसे क्लोरीन की गोलियाँ आती हैं, क्लीन टैब वगैरह आता है जी जी। ये 500 लीटर में एक टैबलेट आपको डालना होता है। और साथ में अगर आवश्यक हो तो पशु चिकित्सक के सलाह के बाद आप कुछ एसिडिफायर्स आते हैं मार्केट में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। क्योंकि कम पीएच में जी इकोलाई डेवलप नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो यदि पीएच कम है तो उसके चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं जी जी। तो इस तरह का प्रबंधन आपने किया हुआ है तो आपको इकोलाई से डरने की आवश्यकता नहीं। अच्छा अच्छा जी। सर, आपने बताया कि आईबीडी जो बीमारी होती है चूजों में होने वाली, ये भी बहुत घातक बीमारी है। इसके क्या लक्षण है और इससे कैसे बचाव करें? गम्बोरो डिसीज़ में जो आईबीडी की बात कर रहे हैं, इसका पूरा नाम इन्फेक्शियल बर्सल डिसीज़ है। अच्छा।
और इसमें शरीर का एक हिस्सा होता है मुर्गी के, बरसा कहते हैं उसे। अच्छा। और वो मुख्य रूप से प्रभावित होता है जी। और उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें पस फॉर्मेशन होने लगता है। अच्छा। और इसके अलावा आपके बर्ड जो है ड्रॉपिंग दिखाई देंगे, बहुत वीक हो जाएगा। जी जी। सर जमीन पे या जहाँ पे भी रखते हैं, लिटर कहते हैं हम उसमें डाल के बैठ जाएगा। अच्छा। इस तरह के उसमें सिम्टम दिखाई देते हैं। जी जी। और जब डॉक्टर उसको जाकर देखते हैं तो एक उनका शरीर का हिस्सा होता है जिसे हम गिजार्ड कहते हैं और प्रोवेंटिकुलर, उसके बीच में हमको हेमरेज दिखाई पड़ता है। अच्छा। तो ये देखकर हम उसमें कंफर्मेशन बता सकते हैं कि इस पक्षी को IBD बीमारी है। अच्छा। और आगे इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश या ट्रीटमेंट हम बता सकते हैं। जी जी। सर मुर्गियों की एक बीमारी है फाउल पॉक्स, इसके क्या सिम्टम्स हैं और ये इससे बचाव किस तरह से किया जाए? फाउल पॉक्स ज़्यादातर फ्लॉक्स में आपको दिखेंगे, इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है। हालांकि लंबे समय में इनका प्रोडक्शन थोड़ा डाउन जरूर करता है। जैसे अगर मुर्गी देने वाले अंडे देने वाली मुर्गी है तो उसके प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आती है जी। और वजन थोड़ा कम होता है, लेकिन मृत्यु दर बहुत कम है इसमें। अच्छा। पहचान में ये है कि मुर्गियों के शरीर में जो फेदरलेस पार्ट है, अच्छा। जैसे उसके शैंक हो गए, पैर जिसे कहते हैं हम, या फिर उनकी चोंच हो गई, या उसके वेटल जो यहाँ नीचे आपको एक लटका सा हिस्सा दिखेगा, जी जी। या फिर आप कोम कह सकते हैं जो क्राउन के जैसा मुर्गियों के ऊपर रहता है। इन हिस्सों में एक छिलके जैसा ऐसा आपको काले काले रंग का या भूरे रंग का शुरुआती दौर पे सर हमारे एक साथी का फोन है, पहले सुन लें जी। हेलो 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 हेलो, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें। तो आपको स्केल जैसा दिखाई देगा जी। तो उससे हमको उसमें पहचान होती है कि इसको फाउल पॉक्स है। इसका भी वैक्सीन उपलब्ध है जी जी। और आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है जी जी। ज़्यादातर मुर्गियों में किया जाता है जिसको बहुत लंबे समय तक रखना, जैसे ब्रीडर फॉर्म्स होते हैं जी जी। या लेयर फॉर्म होते हैं या कड़कनाथ पालन कोई कर रहा है तो इनको बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा अच्छा। ऐसी प्रजातियों में हम फाउल पॉक्स का, बॉयलर में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जी जी जी। सर फाउल पॉक्स के अलावा फाउल कॉलेरा भी होता है मुर्गियों में, इसके क्या सिम्टम्स हैं? फाउल कॉलेरा श्वास प्रणाली पर यह भी हमला करता है और बहुत घातक होता है, काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और स्नीजिंग मिलेगी। सर एक साथी का फोन सुन ले पहले। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, अपना प्रश्न पूछिए। आप जैसे नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी जी जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी, मुर्गी पालन जिसे करना रही थे मैडम जी। तो चूजा जो लायक मेरा बहुत सारा चूजा मन मर जाते हमारे गाड़ी में लाथन तो। अच्छा। तो ओकर लिए का करना चाहिए हमारा, जिसे बहुत जन बोलते यहाँ से ला लो वहाँ से ला लो, तो लायक मेरा बहुत सारा मुर्गी मन है, मतलब हमारा नुकसान हो जाते है मेरा। अच्छा। तो ओकर पर का करना चाहिए? जी सर, क्या सावधानी रखें कि चूजों की मौत कम हो? जी 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 जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको विश्वसनीय हैचरी से चूजा खरीदना चाहिए। जी जी हाँ। बहुत से हैचरीज होते हैं जो सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखते हैं और ऐसे में आपको बीमार बच्चे मिलने की संभावना होती है। जी। तो आप एक अच्छे हैचरी का चुनाव करें। आपको 1 या 2 रुपए महंगा मिल सकता है लेकिन आपको अच्छा चूजा मिलेगा। जी जी। पहली बात। दूसरी बात, आप चूजा लाने का समय ध्यान रखें। अच्छा। गर्मियों में जैसे आप चूजे ला रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि ठंडे समय में लाइए। अच्छा। या तो अर्ली मॉर्निंग लाइए सुबह सुबह या तो लेट नाइट लेके आइए। अच्छा अच्छा। और आप एक क्रेट में कितने चूजे रख रहे हैं इसका भी आपको ध्यान रखना है। जी जी। अगर चूजे को जिस भी उसमें आप बॉक्स में लेके आ रहे हैं उसमें उनकी संख्या ज्यादा हुई तो उनको सफोकेशन होता है और सफोकेशन होने के कारण उनकी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा। गाड़ी की स्पीड में भी फर्क पड़ता है। आप अगर बहुत तेज चला रहे हैं और अचानक से ब्रेक मारते हैं तो मुर्गी आगे आके दबती हैं। जी। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और इसके बाद जब फार्म पर आपका चूजा पहुंचता है तो सबसे पहले आपका पहला काम होगा फार्म में उन चूजों को छोड़ना। अच्छा। और गुड़ पानी आप तैयार करके रखिए पहले से। जी। 1 ग्राम एक चूजे के लिए गुड़ के हिसाब से आप, जैसे 100 चूजे हैं तो 100 ग्राम गुड़ का पानी घोल के रखिए। अच्छा। और उनको पिलाइए। जी जी जी। विटामिन सी की दवाइयाँ आपको मार्केट में मिलती हैं, तत्काल विटामिन सी उनको दीजिए। इससे उनका स्ट्रेस दूर होता है। जी जी। और इस तरह से आपकी जो चूजे की मृत्यु दर है जी वो कम हो जाएगी। जी सर, हमारे साथी के प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे फाउल कॉलेरा के बारे में। जी।
आप बता रहे थे सर। तो फाउल कोलेरा श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाने की बीमारी है और 20% तक मृत्यु दर इसमें है। अच्छा। और फाउल कोलेरा में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नाम की दवाई है, वो कारगर है, वो मृत्यु कम करती है मगर बीमारी को एलिमिनेट नहीं कर पाती है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से अगर आपके फ्लॉक में फाउल कोलेरा आ गया है तो आपको भविष्य के लिए सावधान रहना है। उस फ्लॉक के बारे में बहुत विशेष कुछ करना कठिन होता है। तो अगले फ्लॉक डालने से पहले आपको अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। कम से कम 20 दिन का रेस्ट पीरियड आपको फार्म को देना चाहिए। अच्छा। ताकि आपका जो नेक्स्ट फ्लॉक आ रहा है उस फ्लॉक में वो बीमारी आपके फॉर्म में जो पहले से प्रेजेंट है वो ना हो पाए। चूने की लिपाई करिए, आप फॉर्मेलिन का स्प्रे कीजिए, फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। तो इस सर हमारे एक साथी का और फोन है। हेलो 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 मैडम। नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं घनिष्ठ सरिता हूँ जी। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? मैम आपसे कुछ जानकारी लेना है ना। मैं ना मुर्गी पालन करना चाहती हूँ। अच्छा। उससे कुछ योजना है क्या सरकार से? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर, शासन की कोई योजनाएं हैं जो हमारी मुर्गी पालक जो करना चाहते हैं मुर्गी पालन, उनको सहायता पहुंचा सके? जी, शासन की बहुत कुछ योजनाएं मुझे मालूम है, जिसमें अगर पहले मैं छत्तीसगढ़ सरकार शासन की बात करूं तो हमारे पशुधन विकास विभाग के द्वारा 45 चूजे 28 दिन के वितरित किए जाते हैं। अच्छा। हर ब्लॉक में, हर पशु चिकित्सालय में इसके आवेदन उपलब्ध होते हैं। वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वीकृति 50 आपको मैं इनमें जो प्राइस है वो बता दूं कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हितग्राही होंगे उनसे 300 रुपये की राशि ली जाती है और जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही हैं उनसे 750 रुपये की राशि ली जाती है। जी जी। और ये बाकी इनको 45 चूजे हमारे द्वारा दिए जाते हैं। जी सर, हमने सुना है करही बदर में रीपा के अंतर्गत भी कुछ कार्य किया जा रहा है मुर्गी पालकों के हित में। जी जी। छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंतर्गत हर ब्लॉक में गांव के अंदर ही वहाँ के हितग्राहियों को या वहाँ के जो रहवासी जो माइग्रेट करते हैं उनको वहाँ स्वयं का रोजगार दिलवाने, उनको उद्यमी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल की है। बहुत अच्छी योजना है। जी जी। और मेरे क्षेत्र में मैं एक बरही ग्राम में इसी योजना का नोडल अधिकारी हूँ। मेरे द्वारा पशु आहार उत्पादन की यूनिट लगाई गई है जिसमें समूह के 12 सदस्य हैं और बरही ग्राम में गोवर्धन कैटल फीड के नाम से हम वहाँ पे कैटल फीड का उत्पादन करते हैं जिसमें संतुलित आहार है और कम से कम दाम में हम लोगों को पशु आहार उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनका दुग्ध उत्पादन है वो कम खर्चे में अच्छे से अच्छा दुग्ध उत्पादन हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। जी जी जी। तो इस तरह से गोवर्धन फीड का इस्तेमाल आप कर सकती हैं, आसपास के क्षेत्र वाले कर सकते हैं। जी जी। लाभ मिल सकता है। तो शासन की लाभकारी योजना अन्य भी जिलों में भी इम्प्लीमेंट हो रही है? स्टेट में है जी। पूरे स्टेट में सभी जिलों में, जैसा मैंने आपको बताया कि हर ब्लॉक में 2 रीपा ओपन हुए हैं। अच्छा। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उनके। जी जी। कोई किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है, कोई कुछ और उत्पादन कर रहा है, कहीं अलमारी बन रहा है, कहीं कूलर बन रहा है। अच्छा अच्छा जी, कहीं कपड़े तैयार हो रहे हैं। जी जी जी। इस तरह के काम हो रहे हैं जी जी। सर, इसके अलावा और कौन कौन सी घातक बीमारियां हैं जिनसे हमारी मुर्गियों की मौत हो सकती है, उनके बारे में बताइए। गर्मियों में यदि मैं कहूँ बीमारी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन प्रबंधन से जुड़ा मैं आपको बताऊं। क्योंकि मुर्गियों में मेरा निजी अनुभव ये रहा है कि बीमारियों की चिंता आपको ज़्यादा नहीं करनी है, प्रबंधन की चिंता ज़्यादा करनी है। यदि आपका प्रबंधन उचित है तो आपको बीमारियों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जी जी। गर्मियों में हीट स्ट्रोक होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, पर्याप्त शेड होना चाहिए, पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए और खासकर जो बॉयलर फार्मिंग करते हैं उनको इस बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बॉयलर फार्म में जो भी फार्मर होते हैं और जो दाना खा के उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है बहुत हाई होता है। अच्छा। इसलिए बॉडी टेम्परेचर भी बहुत तेज़ी से राइज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोपहर या ज़्यादा धूप वाले समय में दाना नहीं देना चाहिए। अच्छा। और उनको आराम करने, पानी की पूरी व्यवस्था हो। जी जी। ठंडा पानी उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि आपने सुबह पानी दिया और शाम तक चल रहा है। जी जी जी। वो गर्म हो जाएगा, फिर उसको मुर्गियाँ पीती नहीं। तो ठंडा पानी आप जितना हो सके मुहैया कराइए। यदि टंकी आपकी ऊपर है तो आप उसको मोटे बोरे से लपेट कर रख सकते हैं, बीच बीच में उसे गीला कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पानी जो है वो ठंडा रहेगा। जी जी। तो ये इससे भी बहुत नुकसान होता है, मैंने देखा है हीट स्ट्रोक से। जी। तो ये भी कर लें तो काफ़ी नुकसान से बच सकते हैं। जी जी। सर, जैसा आपने बताया कि आहार के बारे में, तो ऋतु के हिसाब से मुर्गी पालकों को भी आहार प्रबंधन अलग तरह से करना चाहिए, मतलब गर्मी के आहार में और ठंड के आहार में कुछ फ़र्क करना पड़ता है?
ज़्यादा फर्क नहीं करना पड़ता, फॉर्मुलेशन में कोई विशेष चेंज नहीं आते हैं। जी। विटामिन्स जो होते हैं उसकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना कैल्शियम होना चाहिए, जी जी, और कितनी एनर्जी होनी चाहिए जी। तो जो कमर्शियल लेवल पे जो फार्म दाने बनाते हैं वो इनका ध्यान रखते हैं। और 3 तरह के दाने आते हैं, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। मुख्य रूप से 3 तरह के दाने, जी जी, चूजों के लिए और ग्रोइंग चूजों के लिए और जो एडल्ट बर्ड है उनके लिए। अच्छा अच्छा, इसका ध्यान वो रखते हैं जी। गर्मियों में मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि विटामिन सी का इस्तेमाल करें। यदि दवाई नहीं देना चाहते हैं तो आप आंवले का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, या नींबू भी डाल सकते हैं पानी जी, में। जी, जी। विटामिन सी से क्या है, जो हीट स्ट्रेस है उससे बहुत आराम मिलता है। जी जी। सर, मुर्गियों में होने वाला लीची रोग क्या है, इसके क्या लक्षण हैं? लीची रोग एक तरह का इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस इसका पूरा नाम है। और एक तरह का ये जो इस बीमारी में होता क्या है कि जो हार्ट के बाहर उसको प्रोटेक्ट करने की एक झिल्ली होती है जी, और ये उस पर अटैक करते हैं और उसके बीच पेरिकार्डियल फ्लूइड भर जाता है ज़्यादा। अच्छा, तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, लीवर येलो कलर का हो जाता है, उसमें हेमोरेजिक फोकाई दिखने लगते हैं। इस तरह से एक जनरलाइज सिस्टम पे अटैक करता है। अच्छा अच्छा। और लगभग 6 दिन से लेके 5 वीक तक के चूजों में ये ज़्यादा देखा गया है। अच्छा अच्छा। और घातक बीमारी है, 20 से 30% तक नुकसान होता है इसमें। जी जी। तो इसके लिए भी मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल है। जी जी, वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। जी जी, इलाज नहीं है इसका। जी जी। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, नया विषय, नई जानकारी लेकर हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।